गुड इवनिंग बच्चों। ये आज हम लोग ना जो आपका जैसे कि आप लोग बोले 3 किताब है, तो आज हम लोग अंतराल का चैप्टर 1 ले रहे हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, है ना। ये आपके बुक में है और आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सूरदास की झोपड़ी चैप्टर है, ये प्रेमचंद ने लिखा है ना। आप पहली बात तो इसका लेखक याद रखेंगे, प्रेमचंद, ठीक। इनका जन्म जो है देखिए पूछेगा ऑनलाइनर में, ऑब्जेक्टिव में 1880 में जन्म हुआ था और 1936 में डेथ हुआ था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेखक का परिचय देखते हैं। प्रेमचंद, जिसका जन्म 1880 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के जिले के लमही गांव में हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम था धनपत राय, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जन्म हुआ है वाराणसी में, लमही गांव का नाम है। कब हुआ है जन्म? 1880 में। मृत्यु कब हुई है? 1936 में। बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, ठीक। पहले वो उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से, बाद में वो हिंदी में लिखने लगे, ठीक है। और अपने साहित्य में खास करके क्या लिखते थे? तो किसान, दलित और नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था और जमींदारी प्रथा का मार्मिक चित्रण करते थे, ठीक है। और इससे क्या पूछेगा? देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं पूछेगा, ज़्यादा तो नहीं। मानसरोवर जो 8 भाग में है ये पूछ सकता है। गुप्त धन 2 भाग में है, ये भी पूछेगा। निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्णभूमि, गबन, गोदान जो उपन्यास है, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी ये नाटक है, ठीक है। फिर से बोलते हैं क्या क्या पढ़ना है, याद रखना है आपको। मानसरोवर 8 भाग में, गुप्तधन 2 भाग में, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये सब कुछ साहित्यिक निबंध है, ठीक है। अब देखते हैं कि पाठ परिचय हम लोग की क्या है। इस चैप्टर का मूल जो आपको कहानी को समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कल हम लोग देखे थे ना दूसरा देवदास, वैसे ये भी मतलब अच्छी कहानी है ये भी। पहली बात जो सूरदास की झोपड़ी है ना, ये रंगभूमि जो पढ़े ना अभी जस्ट ऊपर में इनका रचना में, तो रंगभूमि का एक अंश है, ठीक। इसमें क्या है मेन कहानी का सार कि एक अंधा आदमी है, जैसा कि आप जानते हैं सूरदास जो थे वो एक अंधे व्यक्ति थे, है ना। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, मजबूर होता है, सूरदास का चरित्र ठीक इसके उल्टा है। क्योंकि अपने आप को वो अंधा नहीं मानते थे, हालांकि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन वो औरों की तरह बेबस लाचार फील नहीं करते थे कि है तो हैं, फिर भी हम शान से जिएंगे। वहाँ पे एक पात्र है भैरव, क्या नाम है इसका? भैरव। उसकी पत्नी का नाम है सुभागी, है ना। तो भैरव अक्सर शराब पी के आता है, ये शराबी आदमी है, और सुभागी को मारता है, ठीक है। तो सुभागी क्या करती है, क्योंकि वो सूरदास के पड़ोस में रहा करती थी, भैरव का घर था सूरदास के पड़ोस में, तो जब जब भैरव सुभागी को मारता था तो सुभागी भाग के सूरदास के घर चली जाती थी बचने के लिए, है ना। तो जब वो उसके घर चला जाता था तो सूरदास उसको कहता था कि क्यों मारते हो इसको, मत मारा करो अपनी पत्नी को, है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा, सुभागी को मारने भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है। अब उसको उसके घर में भी जाके वो मारना चाहता है। कौन? भैरव। किसको? सुभागी को। सुभागी कहाँ भाग के चली गई? सूरदास की झोपड़ी में चली गई। लेकिन सूरदास के हस्तक्षेप से वो उसको मार नहीं पाता, वो उसको धमकाता है कि क्यों मारते हो अपनी पत्नी को, ठीक है। भैरव को उकसाने और भड़काने का काम जगधर करता। देखिए एक पात्र और है जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है ना, जो जगधर को हमेशा, जगधर जो आदमी है हमेशा भैरव को उकसाता है और सूरदास और सुभागी पे लांछन लगाता है कि बार बार भाग के उसके घर जाती है, जरूर कुछ ना कुछ बात है इसमें, चारित्रिक लांछन लगाया जाता है उस पर, ठीक है। और वही जगधर जो है सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में कर देता है, ठीक है। तो भैरव जो उसका पति है सुभागी का,
जाहिर सी बात है उसको गुस्सा लगता है कि हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ हो, और वो चाहता है कि हम सूरदास से बदला लें, ठीक है, क्योंकि सूरदास अंधा था, वो देख नहीं सकता था, और बहुत आसानी से उसने उससे बदला लेने का सोचा, और फाइनली उसके घर चला जाता है, उसके घर में आग लगा देता है। घर कहे तो उसका जो झोपड़ी था, है ना, उसका झोपड़ी में आग लगा देता है रात के 2 बजे। कब, ये भी क्वेश्चन पूछा है, कितना बजे रात में वो आग लगाता है, तो 2 बजे रात में उसका घर में आग लगा देता है, ठीक है। वहाँ पे एक पात्र और है, नायक राम, ठीक है, सूरदास के घर में, ठीक है। और सूरदास के पास ना वो भीख मांग मांग के 500 रुपये से ज़्यादा वो बेचारा पैसा जमा करके रखता है। वो पैसा का जो थैली है ना, वो भी भैरव चुरा के चला जाता है, और मज़े से चोरी करके ले जाने के बाद उसके झोपड़ी में आग लगाने के बाद मज़े से नारियल का हुक्का पी रहा होता है, ठीक है। ये हमने तो उसके झोपड़ी में आग लगा दी, अब कहाँ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन सूरदास के चरित्र की विशेषता ये है कि वह प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग छोटा वाला क्वेश्चन देखते हैं। झोपड़ी में लगी आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, लेकिन फिर भी सूरदास राख में रुपए क्यों खोजता है? झोपड़ी में लगी आग में सब कुछ जलकर राख हो गया था, लेकिन फिर भी सूरदास राख में वो पैसा खोजता है, क्योंकि उसको आशा था कि रुपए भले ही जल गए हो, चांदी तो बची होगी। ये रुपए उसके समस्त जीवन की पूंजी थी। वो पूरा जीवन अपना भीख मांग मांग के 500 रुपये से ज़्यादा जमा किया था। उसको लगा कि मेरा झोपड़ी जल गया तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी जल गया होगा, जो नोट थे वो तो जल गए होंगे, लेकिन जो चांदी के सिक्के हैं वो तो ज़रूर बचे होंगे, कुछ तो हम खाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनका जो रुपया था वो जला नहीं था, भैरव उसको चोरी करके ले गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जो कुछ होना था वो हो चुका, यह कथन सूरदास के चरित्र की किन विशेषताओं को उजागर करता है? जो कुछ होना था वो हो चुका, ये कथन सूरदास को भाग्यवादी होने तथा व्यर्थ में बात ना बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। सूरदास की झोपड़ी जल जाने के बाद रुपए एकत्रित करने के विषय में क्या विचार करता है? सूरदास की झोपड़ी जल जाने के बाद रुपए एकत्रित करने के विषय विचार करता है कि पैसे किसी और के पास रख देता, इससे अच्छा तो धन संचय ही ना करता या अपने ऊपर खर्च करता, एक एक काम पूरा करता जाता। मेरी ही गलती थी कि सारे काम एक साथ निपटाने की सोचता रहा। ये है इसका आंसर, इसको देख लीजिएगा 1-2 बार और, ठीक है। अब देखिए अगला, इधर रात में कितने बजे अचानक से सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़क उठती है? तो रात में हम पहले ही बताएं कि 2 बजे, है ना, 2 बजे की घटना है कि सूरदास की झोपड़ी में वो भैरव आग लगा देता है और 500 रुपये का थैली लेके चला जाता है। जब जगधर भैरव से मिलने पहुंचा तब भैरव क्या कर रहा था? तो जब जगधर जो है भैरव से मिलने पहुंचा तब भैरव चुपचाप बैठकर नारियल का हुक्का पी रहा था। तीसरा क्वेश्चन देखिए। जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता था? तेल की मिठाई को वो घी का मिठाई कहकर बेचता था। अगला, छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या करना। सूरदास ने अपने पैसों की पोटली कहाँ रखी थी? तो सूरदास अपने पैसों की पोटली झोपड़ी में धरन के ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं ना गांव में धरनी, तो धरनी के ऊपर वो अपना पैसा रखा हुआ था, जिसको चुरा के ले जाता कौन? भैरव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि का है। सुबागी किसकी पत्नी थी? तो भैरव की पत्नी थी। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? तो भैरव ने जलाई थी। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो भैरव ने चुराई थी। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये किसने कहा? नायक राम में कहा।
सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? 500 रुपये से ऊपर। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का काम किसने किया? तो किसने किया? ये भैरव को ये जगधर ने किया था ना, जगधर ने। सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? तो उसको झोपड़ी जल जाने का ज़्यादा दुख था, है ना। यही होना चाहिए। इसे 9 नंबर का, सॉरी 3 है आंसर ना, ए नहीं होगा, 3 होगा। उसको ज़्यादा दुख हुआ, उसका पोटली जल गया, क्योंकि उसका जीवन भर का जमा पूंजी था, जिसने भीख मांग मांग के 500 रुपये से ज़्यादा जमा किया था। तो 9 का आंसर होगा 3। ठीक। अब देखिए, डैश से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। ठीक। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो भीख मांग के किए थे, है ना। भीख मांग के किए थे। ठीक है। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतने शर्म की बात नहीं जितना धन। सूरदास अपने पुत्र और मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? इस जीवन को खेल मान लेता है। तो हम 100 लाख घर बनाएंगे, इस कथन से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है? हार ना मानने वाला चरित्र का पता चलता है। तुम खेल में रोते हो, ये बात किसने किससे कही? तो ये घीसू ने मिठुआ से कही थी, तुम खेल में रोते हो, क्योंकि घीसू और मिठुआ जो खेल रहे थे, है ना। तो सूरदास इस बात को सुनता है और इसे रियलाइज करता है कि ये जीवन भी तो खेल है। जला दिया मेरा घर तो जला दिया, ये खेल था, इसमें हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से अपना घर बनाएंगे। सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? तो सूरदास जो 500 रुपये जमा किया था ना, उससे वो पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का विवाह करना चाहता था और एक कुआं बनवाना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? जगधर की छाती पे सांप लौट रहे थे क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, जो सूरदास ने धरनी के ऊपर रखा था। जगधर कैसा व्यक्ति था? जगधर लालची व्यक्ति था। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से क्यों गुप्त रखना चाहता था? क्योंकि जब जगधर उससे पूछता है कि आपका पोटली कहाँ गया, है ना, तब सूरदास नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति ये जाने कि इस भिखारी के पास 500 रुपये से ज़्यादा थे, नहीं तो सब क्वेश्चन करने लगते कि इस भिखारी के पास 500 रुपये से ज़्यादा उस ज़माने में कहाँ से आई, है ना। इसीलिए वो बात जगधर को नहीं बताना चाहता था, है ना। तो इसमें 1 नंबर आंसर होगा, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात थी। झोपड़ी की आग को किसके समान बताया गया है? इसको ईर्ष्या की आग के समान बताया गया है। ये उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।